चैप्टर शुरू करते हैं, मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर शुरू करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। ठीक है, कुछ भी चीज़ है, मनी क्या होती है वो चीज़ इस चैप्टर में समझेंगे, उसके फंक्शन क्या हैं क्या नहीं है, ये सब चीज़ें पढ़नी है हम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि मनी क्या होती है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवॉल्व। ये फाउंडेशन स्टोन है जिसके इर्द गिर्द क्या हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजॉल्व। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं बेटा? सेल परचेज, ये सब जो हम कर रहे हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आर वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम जितनी भी ये सेल और परचेज की एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी खरीदते हैं कुछ भी पे करते हैं, ये सब हमारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न लाइफ विदाउट मनी। आज के टाइम में जो मॉडर्न लाइफ है विदाउट मनी, इसको हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। लाइफ विदाउट मनी, इट इज़ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल द इकॉनमी। ये आज के समय की सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ है ऑफ ऑल द इकॉनमीज़। सारी इकॉनमीज़ की ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। अब आती है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? कुछ भी नहीं बेटा, इसमें समझाने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। क्या है? चीज़ के बदले चीज़। तुम मुझे खून दो, मैं भी तुम्हें खून दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। An economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy or the CC economy। जिस इकॉनमी में केवल बार्टर सिस्टम होता है, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सीसी इकॉनमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी इकॉनमी। वेयर सी स्टैंड फॉर कॉमोडिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेयर फार्मर गिव व्हीट एंड गेट क्लोथ फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न, इट इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम। फार्मर ने व्हीट दिया, ले गेहूँ ले ले और मुझे कपड़ा दे दे, गेहूं के बदले कपड़ा दे दे, ये क्या है? मेरी बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है तो भैया समझ के चलना, क्या बार्टर सिस्टम एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ध्यान से समझना। अब ये वर्ड क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है जो मैं चाहता हूं आप वही बेचना चाहते हो, और जो मैं खरीदना चाहता हूं, नहीं, जो मैं बेचना चाहता हूं आप वही खरीदना चाहते हो। मैं बकरी बेचना चाहता हूं, आप मुझे हाथी बेचोगे। ये मेरी इच्छा भी पूर्ति हो रही है और तुम्हें भी इच्छा पूर्ति है कि आप हाथी के बदले बकरी लेने के लिए तैयार हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की। समझे सिमरन? मेरे पास भैंस है, तुम गोट लेके आ गए, कोई कंपैरिजन है क्या? है भाई? है कोई कंपैरिजन? इसकी तो नींद उतारो पहले। है कोई कंपैरिजन? कंपैरिजन है? कैसे कंपैरिजन है भैंस के बदले गोट का? क्या? अगर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला होता हो सकता है, तुम बढ़िया सब नहीं आओ, इस बात पे तुम्हें पुरस्कार नहीं। अबे एक तो मेरी रिवीजन क्लास चल रही, प्लीज मेरे साथ ना फालतू की बकवास मत करो। इसमें वो गालियां देंगे जो रिवीजन करेंगे। नहीं हो सकता, सही बोल रहा है भाई डबल कोइंसिडेंस वांट्स का होना मतलब देखो ना, समझो। अगर वो लेना चाह रहे तो है। हाँ, तो नहीं लेना चाह रहा, बट एक कंपैरिजन सोचो ना। आप आज मॉडर्न लाइफ में जी रहे हो, कंपैरिजन है कुछ। गोट और भैंस दोनों में बहुत डिफरेंस है भाई। हाँ ही तो बोला मैंने सबसे। हाँ नहीं ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई डेंगू वाला पेशेंट हो, उसको बकरी का दूध पीना होता है, उसके लिए तो है क्या? बट मैं नॉर्मल प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ भाई, एबनॉर्मल प्रैक्टिस में तो बोल भी नहीं रहा मैं, एबनॉर्मल कंडीशन में तो बोल भी ना मैं। एबनॉर्मल कंडीशन में तो भाई साहब पानी भी बड़ा कीमती हो जाता है। समझा बात को? मैं एक नॉर्मल कंडीशन में बोल रहा हूँ। स्पेशल कंडीशन में तो भाई मार्केट ही चेंज हो जाता है। कोविड के टाइम में मार्केट पूरा चेंज हो चुका था। एबनॉर्मल कंडीशन थी वो, क्या थी? एबनॉर्मल कंडीशन। लोगों के घरों तक खाना पहुंच रहा था, इतना फ्री बट रहा था मामला। समझा बात को? तो ध्यान से समझना। मतलब अगर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहते हो तो देयर शुड बी अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? दैट मीन्स कि जो मैं बेचना चाहता हूँ वही आप खरीदना चाहते हो, और जो आप खरीदना चाहते हैं वही मैं बेचना चाहता हूँ। दोनों की सहमति होना चाहिए। समझा पारस? समझा? यहीं रहियो वरना पीछे बैठ जाके चल। ठीक है,
इट रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट। आपस, म्यूचुअल वर्ड क्या होता है, वर्ड म्यूचुअल का वर्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है, आपस। आपस में साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट, एक साथ फुलफिलमेंट होना चाहिए। जो मेरी इच्छा है वो भी पूर्ति हो रही है, आपकी जो इच्छा है वो भी पूर्ति हो रही है। ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ द बायर एंड सेलर इन द अबव एग्जांपल, वांट फॉर क्लोथिंग बाय द फार्मर कोइंसाइड्स। समझ रहे बात को, वर्ड क्या है, कोइंसाइड्स with want of the weaver for wheat. However, it is very difficult to find double coincidence of wants in real life. बड़े डिफिकल्ट हो जाता है। मैं बकरी लेके दर दर घूमूंगा, मेरी कोई बकरी ले लो, मेरी कोई बकरी ले लो, और वो बंदा हाथी लेके मेरा हाथी ले लो बकरी दे दो, हाथी ले लो बकरी दे दो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, समझे। सुबह लेके बकरी जाता था, शाम तक पता नहीं बकरी वापस आई, मतलब बिकेगी कि नहीं बिकेगी, समझ में नहीं आता था। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है तो बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम? सबसे पहली बात थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि भैया बड़ी मुश्किल हो जाती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होने का, कि जो मैं बेचना चाहता हूँ दूसरा वही खरीदना चाहता है, और वो जो खरीदना चाहता है वही मैं बेचना चाहता हूँ। ये हो पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। Barter system can work only when both buyer and seller are ready to exchange each other goods. For example, A can exchange goods with B only when A has what want B and B has what A want. However, such double coincidence is very rare. बहुत rare हो जाता था। Lack of common measure of value. हम वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे। अब खुद सोचो ना, अगर हमारे पास कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होता, मतलब कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब एक हमारे पास मापने का एक मापदंड होता। मापदंड मतलब एक मेजर करने का एक तरीका होता। मैं एक भैंस की वैल्यू निकाल सकता था, मैं एक गोट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता था कि इस गोट की कितनी वैल्यू है। डबल, इसमें जो बार्टर सिस्टम था इसमें यही प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डबल मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है हमारा, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। सबसे पहला था हमारा लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। हम वैल्यू नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते हैं। अगर हम मेजर कर पाते, आप लोग तो आज मॉडर्न लाइफ में जी रहे हो ना, तो आप कह सकते हो कि भैंस की वैल्यू तो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। अगर उसका मीट भी खाएगा ना कोई, तो भी वो ज़्यादा का बिकेगा। क्यों सिमरन, है ना। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ध्यान से सुनना, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब ध्यान से सुनना क्या मतलब हुआ। अभी तो हमारे जो चौधरी साहब हैं वो उधार माल बेच देते हैं कि नहीं बेच देते हैं। डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड मतलब बाद में करूंगा पेमेंट, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास 4 बकरियां थी, ठीक है, 4 बकरियां थी। मैंने कहा भाई आज मुझे तू अपने हाथी दे दे। क्या दे दे? हाथी। मैं 15 दिन के बाद तुझे मैं अपनी गोट दे दूंगा सारी। 15 दिन के भीतर लेपर्ड आया, सारे तुम्हारी बकरियां खा गया। क्या डेफर्ड पेमेंट हो पाएगी? हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और द क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। इन कारण की वजह से बार्टर सिस्टम में स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट नहीं की जा सकती है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है भविष्य की पेमेंट। क्या? भविष्य पेमेंट। द बोरोवर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट। ऐसा हो सकता है जो खरीद रहा है, जो उधार ले रहा है माल, जब वो पेमेंट करने जाएगा, बकरी के पहले पैर था 4 पैर थे, अब 3 पैर रह गए, तो जो आप 15 दिन बाद उसे डिलीवरी दोगे, मतलब दोगे उसके बदले में जो उससे खरीद रहे हो, the borrower may not be able to provide the exact thing what has been contracted। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, समझे, कि जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वादा किया था कि भाई मैं तुम्हें ये बेच दूंगा, may or may not be able to produce that good, उस गुड को दे पाने में मैं सक्षम नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। दूसरा, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कॉमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर द रिपेमेंट। अब ध्यान से सुनना, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं कहता हूँ मेरी तो सफ़ेद बकरी की बात हुई थी, वो कहता मैं तो काली बकरी सोच रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया? तो देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कॉमोडिटी, मतलब मेरी कौन सी कॉमोडिटी है उसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपस में लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं जब मैं डिलीवरी करने गया। कहाँ गया? जब मैं उनको वो माल प्रोवाइड करने गया। फिर उसके बाद है द कॉमोडिटी टू बी रिपेड मे लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट। वही मेरा एग्जांपल क्या है, जब हम रीपेमेंट, जब हम पैसा वापस देंगे, मतलब उधार, जब मैंने हाथी ले लिए लेकिन मेरे को 15 दिन बाद बकरियां देनी है। अगर मैं 15 बकरियां, मतलब 15 दिन के बाद, जब 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जब बकरियां प्रोवाइड करनी है उसको, ऐसा हो सकता है कि कोई बकरी मर जाए, कोई बकरी ना मरे, हो सकता है, नहीं कि हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बकरी ब्याह जाए और उसकी वजह से एक और हो जाए, फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई मैंने तो इसकी बात नहीं करी, तो वो कहेगा ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ये पेट में तो होगी है ना। चलो, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, समझना मेरी बात को, हम स्टोर नहीं कर सकते। आज तो हमने चौधरी साहब हमारे हैं, ठीक है, आज तो उन्होंने तिजोरियों में कैश डिपॉजिट बढ़िया करके जमा कर रखा है, ठीक है, लेकिन सोचो जब स्टोर ऑफ वैल्यू, कितनी बकरियां तिजोरियों में रखेंगे ये, बताओ? बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दैट कॉमोडिटी। कि मेरे पास 50 घोड़े हैं, उनको रखना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। और 10 साल बाद भाई मरी जाना है, पता नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, या पता थोड़े यार, अनसर्टेन है भाई साहब। ह्यूमन लाइफ, लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी बड़ी क्या है, अनसर्टेनिटी मेंटेन होती है। तो देखो ध्यान से सुनना, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर द वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल एटसेट्रा डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि ड्यूरेबल नहीं होते। क्या नहीं होते? ड्यूरेबल। फिर स्टोर ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एफर्ट्स, जो स्टोर करते हैं हम, गुड्स को स्टोर करते हैं तो उसमें हमारा क्या लगता है? टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज? चलो जी, 4L क्या है हमारे? 4L लिख, बोलो मेरे साथ साथ। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बोल क्यों नहीं रहा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बोल। हाँ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अरे सॉरी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू तो बोला ही नहीं मैंने, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। चल भाई सुना, इधर देख के, मेरी तरफ देख के बता, 4 क्या क्या पढ़े हमने? हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। चलो, बड़े ड्रामा खो रहे हैं लड़का, तो आया क्यों? चलो जी, अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग 4 फंक्शन। ध्यान से सुनना, मनी कुछ भी हो सकती है, दोनों मेरी बात, ये भी मनी है, ये भी मनी माना जा सकता है अगर ये हमारे क्या है, ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है। सबसे पहली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए एक जरिया है। क्या है? जरिया, ठीक है। आप 5 पेपर ले लीजिए मेरे से, पेजेस ले लीजिए, उसको अगर हमने मनी मान लिया, अगर हमने मान लिया उसको मनी वैल्यू कह दिया, तो वो हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होगा। तो पहली बात है, मीन्स इट इज कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि उसको यूज़ किया जा सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने के लिए, पहली बात। दूसरा हमारा क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। आप अगर किसी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो मेजर उससे मनी से निकाली जा सकती है, 10,000, 20,000, 40,000 ऐसे। मनी मीन्स मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। कॉमन डिनोमिनेशन मतलब सब चीज़ को तोलने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेशन माना गया है, इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस। जिसमें क्या होता है, जिस सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है वो एक्सप्रेस की जाती है। क्या की जाती है? एक्सप्रेस। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द परचेजिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब होता है कि अगर मैं बचा के रख लूँगा अपने पास तो भविष्य में भी उतने की ही वैल्यू मिलेगी जितने की आज है। समझे बात को? चलो,
Standard of deferred payment means the money act as a standard for the payment which can be made which are to be made in future. That means जो हमारे कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ क्या थी हमारी बार्टर ऑफ सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम थी, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट किसके हैं? मनी के। तो सबसे बताओ जरा मेरे साथ, सबसे पहली बेटे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है MMSS है, MMSS मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, ठीक है। MMSS क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। लिख लोगे पक्का? नाउ मनी कैन बी डिफाइंड एज, अगर मैं मनी को डिफाइन करूँ, अगर ये बात तो हमने कर ली कि ये जो फॉलोइंग 4 फंक्शन है, जो फॉलोइंग 4 फंक्शन परफॉर्म करता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द मनी, तो यू हैव टू राइट MMSS क्या? मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द deferred payment. Now money can be defined, money is anything which is generally accepted as, देखो ध्यान से सुनो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ फॉर स्टैंडर्ड पेमेंट। वही डेफिनेशन भी बन गई इसकी, क्या बन गई? डेफिनेशन। नोट देखो, मनी इंक्लूड ऑल सच थिंग्स लाइक कॉइन, करेंसी, चेक एटसेट्रा। मनी में सब इंक्लूड हो जाता है जिसको मीडियम, ये चारों, अच्छा जरा टेस्ट करके देखना इनको, कंडीशन को टेस्ट करके देखना। चेक में देखते हैं, क्या चेक में मेजर ऑफ वैल्यू होती है? हाँ, चेक में मेजर ऑफ वैल्यू किया जा सकता है। क्या स्टोर ऑफ वैल्यू क्या किया जा सकता है? क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जा सकता है? हाँ। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट किया जा सकता है? हाँ। तो भैया हमारा चेक क्या बन गया? मनी बन गया। डेबिट कार्ड की बात करें अगर हम, डेबिट कार्ड जो हमारा है, क्या उसको यूज़ किया जा सकता है? यस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मैं डेबिट कार्ड से पैसे निकाल के दे दूंगा, ठीक है ना। स्वैप करते हैं ना, पेमेंट हम स्वैपिंग करते हैं ना मशीनों में, उससे पेमेंट की जा सकती है। मेजर ऑफ वैल्यू है, उसमें स्टोर रहती है, पैसा पड़ा रहता है हमारे बैंक अकाउंट में, तो ये वाली बात है। मनी इंक्लूड ऑल सच इंक्लूड लाइक कॉइन, करेंसी एटसेट्रा। लीगल डेफिनेशन ऑफ द मनी, मनी इज व्हाट द लॉ से इज मनी। सिंपल सी बात। कानून ने जो कह दिया, कानून की नज़रों में जो है मनी, जिसको कह दिया तो वो मनी है। अगर कह दिया गया पारस तुम्हारे जो बाल हैं इस देहरादून, इस इंडिया के अंदर, इनको क्या माना जाएगा? मनी माना जाएगा। सबसे पहले तो रवि ही निकाल लेगा तेरे। बात को समझना, कानून ने जिसको कह दिया कि ये मनी है वो मनी है। कानून ने जिसको कह दिया मनी है, ये मनी है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो मनी माना ही जाएगा, मनी माना ही जाएगा। समझो जरा, सबसे पहली बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन, मनी इज ऑफ द टू काइंड। मनी दो तरह के होते हैं, एक होता है लीगल टेंडर मनी एंड दूसरा होता है नॉन लीगल टेंडर मनी और द ऑप्शनल मनी। ध्यान से समझना, देयर आर 2 टाइप ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन। एक होता है लीगल टेंडर मनी, एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। आओ मैं तुम्हें 8 नवंबर 2016 लेके चलता हूँ। 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे मोदी जी आते, कहते हैं भाइयों बहनों 500 और 1000 का नोट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल टेंडर? द इंपॉर्टेंट वर्ड इज लीगल टेंडर। व्हाई मोदी जी सेड दैट ₹1,500 विल नॉट बी अ लीगल टेंडर मनी? क्या नहीं होगा? लीगल टेंडर मनी। एंड वी विल इशू ₹2,000 नोट, ₹2,000 नोट एज लीगल टेंडर मनी। कहने का मतलब आज के बाद इस इंडिया के अंदर, समझ के चलना, इस इंडिया के अंदर 1000 और 500 के नोट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं मान्य होगी। लीगल टेंडर नहीं है, इलीगल माना जाएगा अगर आप इससे ट्रांजैक्शन करोगे, एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस। उन्होंने कहा था कुछ कार्य के लिए आप इन पैसों का यूज किया कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट वर्ड समझ में आया? लीगल टेंडर मनी क्या होता है, समझे? पढ़ो जरा। दैट कैन बी पेड अप टू अ सर्टेन लिमिटेड, सुनो, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ द डेट और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज द लीगल टेंडर मनी। जिसका आप कानूनी तौर पे यूज कर सकते हो अपनी डेट और ऑब्लिगेशन पे करने के लिए, उसको बोला जाता है लीगल टेंडर मनी। पढ़ो, इसमें क्या क्या है। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ध्यान से सुनना, लिमिटेड लीगल टेंडर वो होता है जिसमें जो व्यक्ति रिसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है,
वो एक सर्टेन लिमिट तक ही वो लेगा, उसके बाद वो मना कर सकता है कि मैं नहीं ले सकता इससे ज़्यादा, ठीक है। और लिमिटेड अनलिमिटेड लीगल टेंडर किसे कहते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के पास वो मना नहीं कर सकता लेने से। समझो, जैसे जो हमारा एक कॉइनेज एक्ट आता है, हमारा कॉइनेज एक्ट 2011 कहा गया है, उसमें कहा है कि एक व्यक्ति अगर, अब देखो सुनो मेरी बात, पता चला रवि चौधरी के घर में, पुराने घर में क्या था, एक पेटी दबी हुई थी बहुत बड़ी, मतलब एक बक्सा था दबा हुआ। उसकी दादी ने उसमें बहुत सारे कॉइन 1-1 रुपए के छुपा रखे थे। पहले पिछले 5 सालों में तो वो आज की डेट में भी यूज़ हो सकते हैं। पता चला उसने काउंट किया, कई सारे बक्से थे, उसने काउंट किया, पता चला भाई साहब ये तो 10 करोड़ रुपए हैं। ये खुश हो गया, ठीक है, और खुश होते ही सीधा सीधा चला गया कहाँ, ऑडी के शोरूम में, और कहता है कि भाई मेरे को एक ऑडी दे दो, ठीक है, मर्सिडीज चाहिए, बक्से लेके चला गया, बिल्कुल बुग्गी के ऊपर रखा इसने, घोड़े टांगों में रखा उसने, और लेके चला गया, और बैंड बाजा पूरा बजा कर लेके जा रहा है, मैं ऑडी खरीदूंगा, ऑडी खरीदूंगा। ऑडी वाले ने कहा कि भैया आप हमें फोर्स नहीं कर सकते ये सिक्का लेने से, हम हद से हद लेंगे तो 1000 लेंगे, मेरी तो भाई साहब इसे स्टोरेज कॉस्ट इतनी लग जाएगी, मैं इसे कहाँ लेके घूमूंगा। तो वहाँ पे उसे बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, जहाँ पे एक लिमिट तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके ऊपर वो मना कर देगा, जो रिसिपिएंट है वो मना कर देगा कि मैं नहीं ले सकता। लेकिन अगर नोट होंगे ना तो मना नहीं कर सकते, कहीं पे भी कानून में ये लिखा हुआ नहीं है। यहाँ कानून में लिखा हुआ है कि 1000 तक की करेंसी सिक्के ले सकते हो। कितने सिक्के ले सकते हो? 1000 तक के सिक्के। 1000 से ऊपर के सिक्के आप लो या ना लो, ये आपकी मर्जी पे है। लेकिन अगर रुपए देगा ना, कोई नोट देगा तुम्हें, मना नहीं कर सकते आप। समझे बात को? पढ़ो जरा। दैट कैन बी पेड अप टू अ सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड दिस लिमिट एनी पर्सन मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट एंड लो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम इन इंडिया। कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इंडिया के अंदर कॉइन्स जो है हमारी लीगल टेंडर मनी है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइन कैन बी लीगल टेंडर इन केस ऑफ द कॉइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी फॉर एनी सम एक्सीडिंग ₹1000। 1000 से ऊपर भी कोई नहीं ले सकता, 1000 तक ले सकते हैं, उसके ऊपर मना कर सकते हैं कोई भी बंदा। विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज, अब देखो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट ऑफ एनी अमाउंट। लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस मनी। अगर जैसे 1000 तक नहीं ले सकते, तो उससे ऊपर वाली क्या करेंगे? हैं बैंक में जमा कर सकते हैं उनको? हम बैंक में तो कर सकते हैं ना जमा। भाई को दिक्कत हो, चिंता हो गई यार, मैं कहाँ जमा कराऊंगा? पूछ रहा हूँ मैं। उसने तो मना कर दिया ऑडी लेने से, ऑडी नहीं दे रहा मेरे को, मैं कहाँ जाऊंगा लेके? भाई बंदा तेज है, चला गया बैंक करके, कह रहा भैया बता दो तो जमा कहाँ होगा। इसका मतलब है इसके पास भाई इतने सिक्के। सिक्के हो भाई, क्या नोट भी नहीं ना, सिक्के होंगे। कुछ नहीं पता भाई तेरा, राजा महाराजाओं के खानदान से तो नहीं है तो कहीं? सवाई मान सिंह के परिवारों में से तो नहीं है। अब समझो जरा बात को। इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब जितनी चाहे उतनी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस मतलब पेमेंट मैं देने आ रहा हूँ, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसको क्या माना जाएगा? आप मना नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट करने से। तो फिर आता है नॉन लीगल टेंडर मनी और द ऑप्शनल मनी। देखो ध्यान से सुनना, विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ध्यान से सुनना, नॉन लीगल टेंडर मनी होती है, ये मनी तो कहलाती है, लेकिन ये मना, आप जो एक्सेप्टर है वो मना कर सकता है, बाउंड नहीं है कोई रिसीव करने से। लेकिन जो करेंसी मतलब हमारे जो नोट है ना, उनको तो लेना ही पड़ेगा। आप मना भी कर सकते हो, जैसे होता है ना दुकानों पे जाते जी नहीं हम गूगल पे नहीं लेते, मना कर सकते हैं भाई, वो चेक नहीं लेते, हम चेक नहीं लेते जी, हम तो कैश लेते हैं, कैश में सेल करते हैं, मना कर देते हैं ना लोग। क्यों रवि, तुम तो करते होंगे पक्का, भैया कैश दे दो, भैया कैश दे दो, जीएसटी देना पड़ जाएगा, जीएसटी। और रेट भी जीएसटी वाले ही लगा रहे होंगे उस बंदे को, अच्छा, ये भी पक्की बात है, रेट भी जीएसटी वाला लगा रहे होंगे उस बंदे को। पक्के में जो बिकता है ना सिमरन, वो 1 लाख रुपए की, मान लो एक प्रोडक्ट है वो 1 लाख का बेचते हैं ये, पक्के पक्के पक्के।
हाँ, पक्के बिल पे जो बिकता है ना माल, जीएसटी के बिल पे जो बिकता है वो 1 लाख में ही बेचेंगे, कस्टमर को भी 1 लाख का ही बेचेंगे, कहेंगे भैया कैश दे दो, क्योंकि वो जो जीएसटी 18% का जीएसटी वो जेब में। बेटे मुझसे छुपाएगा तू, तभी तो लंका लगा दी सरकार ने, सीए की कमाई भी कम कर दी। उस हिसाब से अब तो केस लड़ने के पैसे हैं, और केस भी ऐसा सेटलमेंट नहीं हो रहे, सच बता रहा हूँ मैं। अब सेटलमेंट नहीं हो रहा, लीगल केस लड़ा जाएगा, फाइट होगी लीगल चीज़ों पे होती है, वहाँ चलती है दिमाग, जिस पे जितना दिमाग हो जितना एनालिसिस कर सकता है। वो जो चल रहा था ना काम एडवोकेटों से, खत्म धीरे धीरे। वो जो होते थे छोटे छोटे बैठे रहते हैं, क्योंकि एडवोकेट की डिग्री तो कोई भी ले लेता है, फ्री में बट रही इंडिया के अंदर तो एडवोकेट वाली डिग्री ली। हाँ तू कर लियो एलएलबी। आपने मुझे एलएलबी कर रखी। हाँ मैंने एलएलबी कर रखी, क्या दिक्कत है? एलएलबी सीए के साथ ही रहती है क्या? नहीं कर सकते हो तुम अलग से। मेरा तो ऐसा टाइमिंग बैठा, मेरा मतलब मेरे साथ ऐसा टाइमिंग बैठा कि मेरा सीए के गैप आया ना 3 साल का, उसमें मेरी एलएलबी हो गई कंप्लीट। कैसे? मैंने डाल दिया था डीएवी से। और पढ़ी आपने एलएलबी? हाँ क्लास जाता था भाई मैं, रेगुलर और रेगुलर भी जाते थे, कभी कभी नहीं भी जाते थे। बीकॉम कब करा? बीकॉम तो मेरा काफ़ी टाइम पहले हो गया था। मतलब पहले सीए नहीं करा, पहले बीकॉम। नहीं नहीं, सीए के साथ हुआ था बीकॉम, तो उस समय अलाउड था। उस टाइम के अभी भी allowed अभी भी ऑलमोस्ट अलाउड है। अरे होता क्या है ना, बोलते ही हैं कि रेगुलर है, उसमें ये लिखा होता है कि टाइमिंग जो है ना क्लैश नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ऑफिस टाइमिंग से क्लैश नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से हम स्कूल कॉलेजेस से लिखवा लेते थे, वो लिख देते थे, वो ना कुछ नहीं फर्क। आप किस में गवर्नमेंट कॉलेज में? डीएवी ये तो ऐसी है इसमें बेटे, सारे बड़े बड़े आदमी वहीं से निकले हैं, डीएवी से। पब्लिक स्कूल नहीं, डीएवी कॉलेज, पीजी कॉलेज जो है, तो वही तो बोल रही हूँ। वही तो लड़के वाला वो। पता तेरे को? तो आप डीएवी कॉलेज की तो बात कर रहे हो कि बीकॉम कराया तो स्कूल में तो नहीं करा बीकॉम। क्या है, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ बोल भी नहीं थी। मैं कौन से कॉलेज जाएगी तू? ग्राफिक है ना? मुझे कहीं मैं कहीं नहीं जा रही, घर जाऊँ। मैं शादी करूँगी, अरे नहीं करूँगी, घर जाऊँगी। तैयारी करियो तू पेपर की, सरकारी निकाल देगी जल्दी, पटवारी की तैयारी करियो, मैं गाइड करूँगा तेरे को, मैं गाइड करूँगा तेरे को। हाँ मैं गाइड करूँगा, मैं बताऊँगा कैसे करना है। पढ़ना तो तुझे ही पड़ेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैंने अपनी बहनों के साथ किया, उनका करियर सेट ही है ऑलमोस्ट। कोई कर देना। तेरे को कर तो रखा, पेपर दे तू, निकाल बैंक का सीए। जब तुझे सीए करना तू क्लियर तो है, तुझे क्या गाइड करूँगा मैं? और ये है कि मैं तो कह रहा मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हें बैच बताओ। मैं तो बोल ही रहा हूँ। 4 घंटे सुबह, 3 घंटे क्लास चलेगी, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने। ओ सॉरी, अब मार्च तक तो पेपर ही होंगे तुम्हारे, अप्रैल मई जून। दो इलेक्शन है इस बारी। हाँ 2024 में इलेक्शन है। लॉ पढ़ेंगे मस्त तरीके से, बता। अरे वो तो बताओ। पढ़ा दूंगा, 5 कर लो किसी तरह से बच्चे, हैं? 3 तो तुम हो ही रहो, 3 कौन है? तन्मय तू और वो रचित। 1 शॉट में पेपर का क्रैक करने की कोशिश। भैया से बोल दूंगा मैथ्स पढ़ा देंगे आपको अच्छे से। मैं सामने पढ़ा सकते हैं। यार मेरे को नहीं आती यार, मैं भूल गया, बहुत पहले की थी ना। तू तो बस फाउंडेशन में लगती है मैथ्स तो शायद। हाँ केवल फाउंडेशन है, वहीं का है बस लसड़, फिर उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ जी, बैंक मनी की बात करेंगे इसके। ठीक है, हाँ लीगल टेंडर मनी। देखिए बताइए कितने प्रकार के पैसे होते हैं, बताइए कितने प्रकार के लीगल टेंडर मनी होते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ लीगल टेंडर मनी। वन इज लिमिटेड लीगल टेंडर, नहीं, देर आर 2 टाइप ऑफ मनी एज पर द इन एज पर लीगल रिकॉग्निशन। लीगल रिकॉग्निशन में देर आर 2 टाइप ऑफ मनी। वन इज लीगल टेंडर मनी, एक होती है नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में ये होता है कि आप एक सर्टेन लिमिट तक ही आप पैसा एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बाद वो जो एक्सेप्टर है मना कर सकता है। कॉइनेज एक्ट में लिखा गया है 1000 तक के कॉइन ले सकते हैं इंडिया के अंदर। कॉइन्स आर द लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो होती है हमारे इंडिया के अंदर क्या है, रुपी करेंसी जो हमारे नोट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। उसके बाद हमारी बात आती है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी भी मनी की तरह ही काम करते हैं, लेकिन एक्सेप्टर उसे मना कर सकता है, लीगल नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड नहीं है।
क्या नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे मनी क्या होता है, चेक्स होते हैं, बैंक ड्राफ्ट होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये भी पैसे की तरह काम करते हैं, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है, नॉन लीगल टेंडर मनी है या ऑप्शनल मनी है। क्या है? ऑप्शनल मनी। चलिए जी, अब आती है बैंक मनी की बात करते हैं। बैंक मनी रेफर्स टू द, देखो ध्यान से सुनना, जो भी पैसा हमारा बैंक के अंदर जमा है, जिसे मैं जब चाहे मैं जा करके बैंक से विड्रॉ कर सकता हूं, उसे बोलते हैं बैंक मनी। क्या बोलते हैं? बैंक में, जो बैंक में मेरा पैसा पड़ा है उसे बोलते हैं मनी, बैंक मनी। क्या बोलते हैं? बैंक मनी। लेकिन कौन सा पैसा? डिमांड डिपॉजिट। ध्यान से सुनना, दो चीजें होती है, एक होती है फिक्स डिपॉजिट और एक होती है डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन एट एनी टाइम। आप गए एटीएम में से फिक्स डिपॉजिट का पैसा नहीं निकाल सकते, आपको तोड़नी पड़ेगी, मैच्योर करनी पड़ेगी, तभी आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ के चलना बात को बेटा, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो सेविंग और करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है ना, आपके बैंकों में जो पैसा पड़ा होता है, जब चाहे उसे आप एटीएम से निकाल सकते हो, जब चाहे आप चेकबुक से उसे पेमेंट निकाल सकते हो, उनको बोला जाता है बैंक मनी। क्या बोला जाता है? बैंक मनी। देखो ध्यान से सुनना, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, दीन डिपॉजिट आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। ये वो डिपॉजिट होते हैं जिनको बैंक के द्वारा वापस करना होगा जब भी मांगा जाएगा कस्टमर के द्वारा। द डिपॉजिटर आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट और टू मेक पेमेंट। जो डिपॉजिटर होता है उसको एक फैसिलिटी दी जाती है, चेक की फैसिलिटी दी जाती है, जो कि अपने अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल सकता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट बैंक मनी इज नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। बैंक मनी भी हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी है। क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी है। अब सुनो मेरी बात, व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? इट इज नथिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। एक समय पर हमारे पब्लिक के पास कितना पैसा अवेलेबल है उसे क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई। क्या बोला जाता है बेटा? मनी सप्लाई। ध्यान से सुनना, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2023 को हमारे देश के अंदर 5,000 लाख रुपए पड़े हुए हैं। दैट मीन्स दैट इज अ money supply. What do you mean by, what are the features of the money supply? It include money held by the public only. ध्यान से समझना, क्या बोला उन्होंने? It include money held by the public only. पब्लिक के पास जो पैसा है केवल उसकी बात हो रही है। Where public is equal to individual plus the business firm. इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसकी बात होती है। It does not include money creating sector. ये उनको इंक्लूड नहीं करते जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ द मनी, जैसे कि दैट इज द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा है उसे मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। मनी सप्लाई तो वो है जिससे क्या हो रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो जिससे लोग खरीद और बेच रहे हैं, उसे बोला जाता है मनी सप्लाई। क्या बोला जाता है? मनी सप्लाई। गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम एज कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री। भाई साहब, अगर आपका पास पैसा है तो उसे इकोनॉमी में डालो ना, बैंक में क्यों डाला हुआ है? अगर इकोनॉमी में वो चल रहा है, मतलब बैंकों के पास अपना पैसा जो होता है, लेकिन अगर बैंक मेरे एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जो कस्टमर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या है? मनी सप्लाई का पार्ट बनता है। लेकिन जो बैंकों के पास अपना पैसा होता है ना, मान लीजिए आरबीआई ने क्या किया हुआ है? आरबीआई ने क्या किया हुआ है? आरबीआई ने खूब सारी करेंसी बचा के रख रखी है, करेंसी चेस्ट में बढ़िया करके स्टॉक भर के रखा हुआ है, एक पूरा का पूरा बढ़िया कैश का, है ना? तो वो क्या है? क्या वो मनी सप्लाई का पार्ट बनेंगे? नहीं बेटा, मनी सप्लाई तो वो है जिससे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या ये स्टॉक कॉन्सेप्ट? दैट इज इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट नहीं होती, इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट किया जाता है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई? वन इज करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, दूसरा है करेंसी मनी इज ऑल्सो, दूसरा है हमारा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई? वन इज करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, तीसरा है हमारा क्या? ये तो आएगा नहीं, M1 M2 M3 तो तुम्हारे सिलेबस में था नहीं, या M1 था? M1 था ना, तो M1 पढ़ लेंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मनी सप्लाई में क्या आता है भैया? करेंसी विद द पब्लिक। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड द कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। इट इंक्लूड कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ ₹10, 5, 2, 1 एटसेट्रा एंड पेपर नोट्स डिनोमिनेशन ऑफ 2000, 500, 200, 100 एटसेट्रा। ठीक है, करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज बिल ड्यू ऑन 14,000। अरे बाप रे बाप,
भाई शादी का टाइम ही आ रहा भयंकर बिल्कुल। 14,000 रुपये की भयंकर किस्त आ गई LIC की। LIC 14,000 क्या हो गया? 14,000 की 2 किस्त जाती मेरी साल की। 14,000 साल की 6 महीने की पर आ गई ना। टाइम गलत है ना, 28 नवंबर को ड्यू हो जाएगी, पे करनी पड़ेगी 28 दिसंबर तक। और दूसरी भी आने वाला होगा मैसेज, 2 हैं। अब सुनो मेरी बात। करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई। ध्यान से सुनना, करेंसी विद द पब्लिक क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ पेपर। दूसरा क्या है? करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फिएट मनी। ध्यान से सुनना, फिएट मतलब होता है ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने कहा है, फिएट मतलब लीगल, फिएट मतलब लीगल। फिएट मनी क्वेश्चन आता बड़ा, फिएट मनी व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी? फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी। जिसको कहा ऑर्डर दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑर्डर क्या है? सरकारी फरमान दिया गया है, हे मनी तुझे हमारे देश के अंदर मनी की तरह काम करना है। बेसिकली ये है। जब आप निकालो जरा अपना एक 500 रुपये का नोट निकालिए जरा। अट गरीब आदमी, देखा क्या लिखता है गवर्नर साहब? देखो क्या लिख रखते हैं, देखो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। इसमें लिख रहा है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। गारंटी किसने दी हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने दी हुई है? लिखा हुआ ना, ओ देख मोटा कैश है लड़के के पास। 500 का नोट देखा तुमने? कब देखा था? जब फीस जमा कराने गए थे ना। भाई के जेब में हर टाइम पड़े रहते हैं। अब सोचो कितना अमीर आदमी है। ये कह रहा बस ऐसे ही है इतने नोट तो मेरे पास। ये तो नॉर्मल बातें हैं, समझ के चलना भैया, ऐसी ही है, बहुत पैसा है मेरे पास। चलो, करेंसी विद द पब्लिक, इसमें क्या होगा? नोट्स हो जाएंगे। दूसरा है करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फिएट मनी। करेंसी मनी को ही हम क्या कहते हैं? फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी क्या होता है? जिसको कहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा कि आपको मनी की तरह एक्ट करना है। इट इज दैट इज अंडर लॉ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेट्स। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द लीगल टेंडर मनी। इसको लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। अब आती है डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। डिमांड डिपॉजिट की बात करेंगे, देखिए समझ के चलना। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट और द बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। कभी भी हम पैसा निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, इंटर बैंक डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर बैंक। एक बैंक ने दूसरे बैंक के बिहाफ पे पैसा रखा हुआ है। मान लीजिए मैं SBI हूँ, दूसरा बैंक PNB है, मैंने PNB में कुछ पैसा रखा हुआ है, तो क्या वो पैसा इंक्लूड होगा? आर टू बी एक्सक्लूडेड, उनको इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान से सुनना, एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में पड़ा हुआ है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। समझ के चलना, मेरा पैसा बैंक का किसके पास पड़ा हुआ है? मेरा पैसा दूसरे बैंक के पास पड़ा है, मैं PNB हूँ, मेरा पैसा SBI के पास पड़ा हुआ है, क्या उसको इंक्लूड करना है मनी उसके अंदर? डिमांड डिपॉजिट में नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई एज इट डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक के पास नहीं है इसलिए इंक्लूड नहीं करना है। टर्म डिपॉजिट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। ध्यान से सुनना, टर्म डिपॉजिट क्या होता है? जो कुछ समय के लिए पैसा जमा कराया हमने, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, हमने जो पैसा बैंक में जमा करा रखा है, FD बेसिकली क्या है ये? FD फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना गवर्नमेंट, हमारे मम्मी पापा करते हैं ना, FD में लगा दे। कितने पैसे कितने कर रखी FD? 10 लाख रुपए की तो कर रखी, ठीक है। आर टू बी एक्सक्लूडेड। सुनो, वाइल कैलकुलेटिंग, अब सुनो, वाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। डिमांड डिपॉजिट को माना जाता है, मनी सप्लाई का पार्ट माना जाता है। एंड डू नॉट एंड नॉट द टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस द करंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, करंट अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का होता है। किसका होता है? बिजनेस का। और सेविंग किसका होता है? हम जैसे लोगों का। किसका? हम लोगों का। तो करंट अकाउंट बिजनेस का होता है। जैसे मान लीजिए हमारी शिवा मार्बल्स हैं, तो वो उसकी वो एक फर्म है, क्या है? बिजनेस है, उसका अपना एक सेपरेट अकाउंट होगा, उसका होता है करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता है, उनसे चार्जेस लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? चार्जेस। हम आप पे कृपा कर रहे हैं कि हमने आपका अकाउंट खोला हुआ है, इसलिए हम आपको कुछ भी ब्याज नहीं देंगे। लेकिन जब सेविंग अकाउंट की बात आती है तो बैंक वाले कहते हैं आपने हमारे पास पैसा दिया तो हम आपको ब्याज जरूर देंगे, 5% का देंगे पर, ठीक है। आपको ऐसा लगा ले क्यों रे, इन्फ्लेशन तो देते कम से कम, ठीक है। नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज दे कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन एट विल। इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट होती है,
ठीक है। जैसे ये हमारा एक पतला सा बंदा, उसने बैंक में पैसा डाला है, डिमांड डिपॉजिट, जब चाहे तब वो निकाल के ले जा सकता है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1। M1 क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एज ऑल इट्स कंपोनेंट आर इजीली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। M1 जो होती है सबसे तरल मनी होती है, मतलब कभी भी कहीं पे भी पैसा मैं पेमेंट कर सकता हूँ, कहीं भी पैसा ले सकता हूँ, उसको बोलते हैं M1। क्या? ये तो मैं सारे पढ़े थे। हाँ पढ़े सारे थे, लेकिन आएगा आपके सिलेबस में क्या है? M1। क्या आएगा? M1 की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। सुनो, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज ऑल इट्स कंपोनेंट आर इजीली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट हम क्या कर सकते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं। करेंसी एंड द कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। करेंसी जो पड़ा हुआ है, मतलब अगर हम M1 को स्पेसिफाई करूँ तो करेंसी पब्लिक के पास जो करेंसी पड़ी हुई है उसको लेंगे। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, बैंकों में जो हमने डिमांड डिपॉजिट जमा कर रखा है वो। अदर डिपॉजिट विद द RBI, RBI के पास जो अदर डिपॉजिट होती है वो भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा M1 में। M1 को याद कर लेना। दिस वाज ऑल अबाउट मनी चैप्टर। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और इस प्रकार से ये हाई पावर्ड मनी आपके सिलेबस में नहीं है एज, ठीक है, कुछ भी इंक्लूड नहीं है। फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन ऑफ मनी है यार, ये तो भूल ही गया था। अभी तो ये भी तो है मनी ऑफ सप्लाई, ये तो सेकेंडरी फंक्शन ये है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बस वही है। स्टैटिक एंड द डायनामिक ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सब। ये क्या कल देखूंगा यार, वरना फिर मेरे को उसको PDF ही बना के एक बार और करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं।